thanking UPSC Time for giving this opportunity. Hi everyone, मेरा नाम चंदना है और मैं हैदराबाद से हूँ। मेरी बैकग्राउंड एजुकेशन जर्नी जो रही है, मैंने जो 12th तक की पढ़ाई थी मैंने हैदराबाद में की है। उसके बाद बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसरा में इंजीनियरिंग की है और उसके बाद मैंने आईआईएम इंदौर से एमबीए किया है। पोस्ट दैट मैंने डेलॉयट में प्राइवेट सेक्टर में 14 मंथ्स जॉब किया है। उसके बाद ही प्रीलिम्स की 1-2 महीने के पहले मैंने रिजाइन किया था और मैंने 2020 का अटेम्प्ट दिया था। तो 2020 अटेम्प्ट के थ्रू मुझे रिजर्व लिस्ट में नाम आया था मेरा, जो सेकंड लिस्ट निकलती है मेन लिस्ट के बाद, उसमें मेरा नाम आया था। उससे मुझे इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विस मिली। उसके बाद 2022 के एग्जाम मैंने लिखा था, मैंने 2021 नहीं लिखा था। तो 2022 लिखने पे इंडियन रेवेन्यू सर्विस इनकम टैक्स मिला था, ऑल इंडिया रैंक 313 पे। और 2023 अटेम्प्ट मैंने फिर से दिया था सर्विस में ट्रेनिंग करते हुए, और उससे मुझे अभी ऑल इंडिया रैंक 50 मिला है। तो ये मेरा ब्रॉड जर्नी रहा है ये एग्जाम को लेके। एंड इसमें 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 मैं थोड़े पॉइंट्स कवर करना चाहती हूँ, जो प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, इनकी जो भी जर्नी रही है, जिसके बाद क्वेश्चंस के लिए मैं आंसर्स की रिस्पॉन्स करूंगी। तो पहले मुझे प्रीलिम्स के बारे में बात करना था। तो प्रीलिम्स, मेंस, इन सब के पहले मैंने जो किया था, वो पहले सब सब जो टॉपर्स करते हैं वही किया था। आई टुक एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स एंड रेड देम एंड री रेड देम एटलीस्ट 2-3 टाइम्स। तो मुझे ब्रॉडली आपको एक बार दिखाना था कि मैं कैसे एक एक कुछ भी मटेरियल हो, मैं आपको मेंस 365 दिखाने वाली हूँ, बट जो भी मटेरियल हो, मेरी एक स्ट्रैटेजी रही है जिसमें मैं 3-4 बार, एक बार बुक पढ़ने के बाद 3-4 डिफरेंट कलर्स में मार्क करती हूँ, एंड उसके बाद लास्ट रिविजन जो होती है उसमें एक पोस्ट इट का एक मेंशन करती हूँ इस होल पेज में, जो मुझे याद नहीं रहता है। तो हर बुक में जो भी मैंने पढ़ा है, एटलीस्ट 5-6 बार ऐसे रिविजन हो चुके हैं, ब्लैक पेन, ब्लू, पिंक। तो हर कलर मेरे लिए एक रिविजन की डिनोशन करती है। तो ये बस मैंने एक एग्जांपल दिखाया, बट नॉर्मली जो भी टेक्स्ट बुक्स मैंने रेफर किया है वो सब यही है। तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी का मैंने किया था, उसके बाद द स्पेक्ट्रम मॉडर्न हिस्ट्री का, फिर एंशिएंट हिस्ट्री ओल्ड एनसीईआरटीज, एंशिएंट हिस्ट्री एंड मेडिवल हिस्ट्री का। उसके अलावा एनवायरनमेंट के लिए शंकर आईएएस पढ़ा था, बट मिडिल में काफी चैप्टर स्किप किया था। तो उसके बाद साइंस एंड टेक के लिए मैं द हिंदू न्यूज़पेपर, जो संडे की आर्टिकल्स निकलती है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के स्पेसिफिक, मैं वो पढ़ती थी। तो ये मेरे ब्रॉड सोर्सेस हो गए। इसका मैंने 5-6 महीने के बाद तब जाके मैंने थोड़ा सीरियसली आंसर राइटिंग शुरू किया था, जो बहुत टाइम इतना अच्छे से तो नहीं हुआ था, इतना सीरियसनेस से नहीं हुआ था मेरा। तो प्रीलिम्स के 2-3 महीने पहले तब मैं बहुत सीरियस हो गई थी प्रीलिम्स को लेके। तो उस अटेम्प्ट में मैंने 100 मार्क्स दिया था। तो स्ट्रैटेजी मॉक्स का मेरा ये रहा है कि उस अटेम्प्ट में मैंने बहुत सेक्शनल्स भी दिए थे। तो मैं हर सेक्शनल के बाद नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैंने कितना किया है, कितने करेक्ट आ रहे हैं, और एरर लॉग, मतलब एक पेज का मैं ये एक एरर लॉग जैसे बनाती थी, जिसमें ये होता है कि मेरे क्या सही हुए और क्या गलत हुए। तो एक ऐसा पेज के नोट्स होते हैं जिसमें मैं अपना मार्क करके रखती थी एरर लॉग का। तो फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। तो ऐसे शीट्स में मैं अपना एरर लॉग बनाती थी, आप ऑनलाइन भी बना सकते हो, एंड उसमें मल्टीपल रिविजन्स करके आप फिर से टेस्ट दो। तो 100 मार्क्स में तो मल्टीपल मल्टीपल मॉक्स मैंने जो दिया था, उसका मैं एरर एवरेज निकाल दिया था एंड में जाके। 100 टेस्ट के बाद जो एवरेज मेरा मार्क्स कितने निकल रहे हैं, मैं मुझे कितना एवरेज अटेम्प्ट करना चाहिए, और लास्ट में कितने मेरे सही गलत क्या है, और किस सब्जेक्ट्स में मेरे ज्यादा आ रहे हैं, मैं जहाँ पर गेस ले सकती हूँ। तो उसके बेसिस मेरे दोनों बार के जो अभी तक प्रीलिम्स के रिजल्ट्स आए हैं, 2023 का मार्क्स नहीं निकले मेरे, क्योंकि मैंने फॉरेस्ट के लिए भी अप्लाई किया था। तो 2020 एंड 2023 में, 2020 एंड 2022 में, दोनों में मुझे 105, 108 एंड 105 रेस्पेक्टिवली मिले हैं। तो प्रीलिम्स का मेरा स्ट्रैटेजी यही रहा है, जो मॉक्स का था, क्योंकि सब्जेक्ट्स सब पढ़ते हैं, मैंने 100 मॉक्स दिया था दोनों में। तो बात आती है सी सैट की।
तो मैंने कैट एग्जाम दिया था, तो ब्रॉडली मुझे पता था। तो मैंने कभी कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है, बट दोनों बार मुझे 100 अबव मिले हैं। 103 मिला था 2020 में, 2022 में 112 मिला था। बट 2023 में मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ 70-75 से ज्यादा नहीं मिला होगा। तो इससे मैं सबक ये सीखी हूँ कि सीसैट काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं स्ट्रैटेजी, अगर मैं 2024 देने जाती तो मेरी स्ट्रैटेजी ये रहती कि मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक कर पाऊं। तो ज्यादा से ज्यादा मॉक का मतलब ये है कि अभी 8, आप पकड़ के चलो कि 7 वीक है, तो 7 वीक में मैं ट्राई करती कि एटलीस्ट 7 मॉक में दे पाऊं और 7 डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स के दे पाऊं, ताकि मैं देख सकूं कि मैं क्या क्या क्वेश्चन टैकल कर पा रही हूँ और क्या नहीं कर पा रही हूँ। तो goal of CSAT is to ensure that we're able to get to 66. So if I give a mock and I'm able to score 80, I would feel I'm comfortable. And I would also see certain types of questions I'm just not able to handle, be it permutation, combination, और अब अगर इंग्लिश में थोड़े क्वेश्चंस मतलब जो लॉजिकल रीजनिंग के हो सकते हो, तो ये मतलब थोड़े क्वेश्चन पैटर्न आप देख के थोड़ा अपना नोट्स बना लीजिए। उस पर ज्यादा ज्यादा फोकस का ये नहीं है कि आप बहुत पढ़ने का जरूरत नहीं है, बट आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए। ये मैं अपना स्ट्रैटेजी आपको सीसैट का बता रही हूँ, बट अगेन ये सब्जेक्टिविटी क्लॉज है कि ह्यूमैनिटीज के लोग थोड़ा और ज्यादा दे। अगर आप 8-10 के मॉक हो, तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड के जो है थोड़ा 15-16 मार्क्स दे, ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़े। जो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड है, एटलीस्ट मिनिमम 8 to 10 मार्क्स आप दे सीसैट का। और जीएस का जो भी मेरा स्ट्रैटेजी ये रहा है वो मॉक्स का है। तो आप उसमें भी आप थोड़ा फाइन ट्यून कर सकते हो। डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स एक बात हो गई, तो आपकी थोड़ी वीक कुछ एरिया है तो उसका आप कैसे मतलब ये कर सकते हो, वो एक है। तो कमिंग टू मेंस, मेंस मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में 100 डेज में मेंस नोट्स बनाया था। तो ये एक गलत बात है, आपको पहले ही मेंस नोट्स बना के रखने चाहिए। और मेंस के टाइम आपको बहुत रिवाइज करना चाहिए जो भी नोट्स हैं, एंड आपको टेस्ट सीरीज देना चाहिए। बट खैर मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ये हुआ था कि मेरे पास नोट्स नहीं था, तो मैंने स्क्रैच से उसी टाइम बनाया था और मैंने टेस्ट बहुत दिया था। तो हर अटेम्प्ट में 2020 हो या 2022 हो या 23 हो, मैंने एटलीस्ट 36 मार्क्स दिया था 7 पेपर को मिला के। तो फर्स्ट अटेम्प्ट में नोट्स के साथ दिया था, तो मैं टेस्ट को ज्यादा रिवाइज नहीं कर पाई और टॉपर कॉपी से मैं कंटेंट नहीं उठा पाई। वो मिस्टेक हुआ था मेरे से, बट उसमें मुझे 784 रिटर्न में मिल गया था। तो जीएस का चारों पेपर का मैं स्ट्रैटेजी ये मानती हूँ कि आपको ब्रॉडली रिवाइज करनी चाहिए। जो भी कंटेंट है आपके पास प्रीलिम से, फॉर एग्जांपल जीएस 1 में मॉडर्न हिस्ट्री आता है, आपको थोड़ा रिवाइज करना चाहिए। एंड यहाँ पे एनालिटिकल कंसेप्ट आता है, तो आपको थोड़ा फैक्ट होते हुए आपको थोड़ा एनालिटिकली समझना चाहिए। इस बार का क्वेश्चन सपोज आप मान लीजिए गांधी रविंद्रनाथ टैगोर जी का कंपैरिजन कि उनकी क्या है, तो उसमें आप प्रीलिम्स आपको फैक्ट्स आपको याद रहनी चाहिए, ताकि रविंद्रनाथ टैगोर जी कितना मतलब क्या डिफरेंसेस थे उनके पर्सपेक्टिव में, कि एक इंटरनेशनलिस्ट थे, एक मतलब कॉज उनकी रविंद्रनाथ टैगोर जी की कुछ डिफरेंट क्या क्या सोचे थे और उन्होंने क्या क्या चीजें की। उन्होंने जलियन वाला बाग जब हुआ था, उन्होंने अपना जो भी नाइटहुड है वो वापस कर लिया। तो आपको थोड़े फैक्ट जो है प्रीलिम्स में आपको जो पता है, आपको मेंस के आंसर्स में भी वो रिफ्लेक्ट करने चाहिए। सो कॉमनैलिटी में मैंने ये पॉइंट लिख दिया था कि गांधी जी एंड रविंद्रनाथ टैगोर जी दोनों ने जलियन वाला बाग के टाइम ने उन्होंने दोनों ने क्या किया था। सो कॉमनैलिटी पॉइंट है वो, डिफरेंसेस का आप मतलब ब्रॉडली दिख सकते हो। तो मैं अपना पॉइंट ये बता रही हूँ कि आपको प्रीलिम्स का भी रिवीजन करना चाहिए। तो जीएस 1 की मेरे हिसाब से पॉइंट ये है कि आपको ज्यादा से ज्यादा मैप्स बनाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा डायग्राम्स मतलब जो भी बना सकते हो आप। तो वो ये इनसे वैल्यू एडिशन होता है। ज्योग्राफी के लिए मस्ट होता है कि आप एक अच्छे से मैप बना पाओ। अगर शुगर इंडस्ट्री है, तो आपको एक मैप बना के दिखाना चाहिए इंडिया में मेजर शुगर ग्रोइंग स्टेट्स क्या है, उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, तो आपको ब्रॉडली मार्क कर पाना चाहिए। तो ये फैक्ट हो गई। तो जीएस 2 की बात आती है, जीएस 2 में मुझे इस बार 120 मिला है। तो इसका मार्क का मैं मानती हूँ मेरी स्ट्रैटेजी इम्प्रूवमेंट ये था। नॉर्मली मैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन सबको कोट करती हूँ। बट इस बार मैंने बहुत कोर्ट केसेस भी कोट किए। फॉर एग्जाम्पल इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन यही आया था कि जेंडर जस्टिस के हिसाब से आप रिलेवेंट केस लॉस लिखिए। तो रिलेवेंट केस लॉस बहुत हो गए। तो एक बबीता पुनिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस है, जिससे आर्मी की परमानेंट कमीशन की बात की गई। तो रिसेंट की केसेस भी आप बहुत देखिए। अभी अभी एक केस था जिसमें मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी वैलिड इवन फॉर नॉट मैरिड वुमेन। सो सम ऑफ दीज केसेस आपको थोड़ा याद करने चाहिए और आपको बहुत अच्छे से यूज करना चाहिए। राइट टू लाइफ के केसेस हर हर इंस्टेंस पे आपको एटलीस्ट 4-5 केसेस और उनकी ब्रॉड
ब्रॉड क्या है, उनमें क्या आया है लिख के। फॉर एग्जाम्पल मनेका गांधी केस होती है जिसमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इम्पोर्टेंट अंडर आर्टिकल 21 हो गई, तो आपको थोड़ा वो ऐसे मतलब डिटेल्स आपको थोड़ा याद रखना चाहिए। केस लॉस से इम्प्रूव होता है मार्क्स जीएस 2 में, एटलीस्ट पॉलिटी के हिसाब से। इंटरनेशनल रिलेशंस में आप कोट कर दीजिए फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स को, या अफेयर्स, अभी ओआरएफ एक फाउंडेशन है जिनकी मतलब थोड़ा रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं, आप अगर आपके पास टाइम हो, आपको कॉन्फ्लिक्ट्स जो मेन कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से तो आपको थोड़ा पढ़ना ही चाहिए, तो वो भी आप कोट कर सकते हो। तो इससे एनरिच हो जाती है आंसर। तो सब अगर जनरल आंसर लिख रहे हैं, आप एक दो पॉइंट्स ऐसा भी लिख दे तो आपकी नंबर बढ़ जाएंगे। तो ये हो गई जीएस 2 की। जीएस 3 मेरे हिसाब से बहुत डेटा हैवी पेपर है, तो मुझे 91 ही मिले हैं। एंड आई थिंक एवरेजेस भी अराउंड उसी में है, 85 टू 90 के हिसाब से एवरेजेस है, जिन्होंने थोड़े मतलब मार्क्स इकट्ठा करके एवरेज निकाले। एंड बहुत कम लोगों को 95 के ऊपर मिला है, बहुत कम लोग। तो इसके हिसाब से इसमें मेजर पॉइंट ये है कि डेटा हैवी होना चाहिए। तो डेटा हैवी आपको डेटा कहाँ से मिलेगा? तो आप इकोनॉमिक सर्वे, बजट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स ऑफ 2 साल, आज इस साल का और लास्ट साल का, अगर आप 2 साल के देखोगे तो मतलब आपको ब्रॉड ट्रेंड समझ आएगा। तो ये डेटा पॉइंट्स आपको अच्छे से आंसर्स में यूज करनी है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर का आप कुछ बात आ गया, और या डीबीटी के बात आ गया कि डीबीटी का क्या क्या रोल है इन इम्प्रूविंग इंडियन इकोनॉमी। तो उसमें क्या है, डीबीटी ने क्या कर दिया कि बेसिकली जो इंपॉर्टेंस ऑफ डीबीटी ये है कि डिजिटलाइजेशन में हेल्प कर दिया, बट कितना अमाउंट ट्रांसफर हुआ है ये अपने बजट डॉक्यूमेंट में मेंशन है कि 22 लाख करोड़ से ज्यादा ट्रांसफर हुआ है। तो आप एक बार ये नंबर्स आप देख लीजिए और ये नंबर्स आप अच्छे से यूज कीजिए। तो ये जीएस 3 की बात आ गई। मेजरली एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, ये सब मैंने विजन वैल्यू एडेड मटेरियल से नोट्स बनाया था और मैंने काफी रिवाइज किया था। और मेंस 365, जीएस 2, जीएस 3 जो बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड टॉपिक्स है, इनमें बहुत यूज किया था। तो ये 2 बातें हो गई। फिर उसके बाद जीएस 4 मेरे हिसाब से बहुत छोटा सा पेपर है, बट इसके लिए आपको एटलीस्ट 10 मॉक एग्जाम्स देने पड़ेंगे ताकि आप टाइम मैनेज कर पाओ, क्योंकि बहुत बहुत लेंदी पेपर है एंड बहुत टाइम भी लेती है। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए। और आपको टॉपर कॉपीज, मेरे हिसाब से टॉपर कॉपीज विशाखा मैडम के, या विशाखा यादव मैडम के, या दिव्या मिश्रा मैम के, इनके इनके टॉपर, इनके आंसर कॉपीज जो है उससे बहुत कंटेंट आती है कि कैसे सोचना चाहिए और कैसे हमें सिलेबस यूज करनी चाहिए, कैसे कोट करनी चाहिए, कैसे करंट अफेयर्स को लिंक करनी चाहिए। रीसेंट टाइम्स में आपको करंट अफेयर्स जो लिंक करना होगा, एक होगा एक कांस्टेबल जिसने एक महिला को बचाया था रेलवे ट्रैक से, या बालासोर ट्रेजेडी में जो लोग आके ब्लड डोनेशन किए। मैं बस ब्रॉड एग्जांपल्स बता रही हूँ। आप ऐसे एग्जांपल्स को बहुत इकट्ठा करके एनालाइज करके आप एथिक्स आंसर्स में डालिए। फॉर एग्जांपल इस बार इलेक्शन चल रही है, इलेक्शंस में सिविल सोसाइटी के एग्जांपल्स आप एथिक्स में डाल सकते हो कि सिविल सोसाइटी क्या रोल प्ले कर रही है, वुमेन राजस्थान में क्या कर रहे हैं, वुमेन पूरा एक पूरा सेमिनार, अवेयरनेस सेमिनार करा रहे हैं सिविल सोसाइटी के औरतें फॉर अदर वुमेन। तो ऐसे इनिशिएटिव्स एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट दे आर डूइंग इज अ सिटीजन ड्यूटी एंड इट्स एथिकल इंपॉर्टेंट रोल दैट दे आर प्लेइंग। तो ऐसे एग्जांपल्स आप कोट करके आप अपना नोट्स बनाइए, और कितना करंट आप मतलब आप डाल पा रहे हो दिखाता है कि आप कुछ मगअप करके नहीं, बट आप समझ के डाल रहे हो। तो न्यूज़पेपर फॉलो करना एथिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आते हैं सोशियोलॉजी पे। सोशियोलॉजी मेरी ऑप्शनल रही है तीनों अटेम्प्ट में, और मुझे तीनों अटेम्प्ट में अच्छे नंबर आए हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट में अराउंड 280 आया था, सेकंड अटेम्प्ट में 278 आया था, थर्ड अटेम्प्ट में 283 आया था। तो मैं अपना कंसिस्टेंटली मार्क्स मैनेज कर पाई हूँ। इसका एक ही है कि मैं हर अटेम्प्ट में नोट्स इंप्रूव की हूँ। पहले मैंने एक ऑनलाइन कोर्स लिया था आईएएस गुरुकुल का, जिससे मेरा नोट्स बना था। तो वो नोट्स को मैंने बहुत बार रिवाइज किया है, कंसिस्टेंटली वही नोट्स को बहुत रिवाइज किया था। तो उस नोट्स के रिवीजन के चलते मेरे नंबर काफी मतलब उस रिवीजन को मैं बहुत ये मानती हूँ। उसके बाद मैंने जब मेरा प्रीलिम्स निकला था उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं 10 टॉपर कॉपीज एटलीस्ट पढ़ूंगी और समझूंगी। तो उस टाइम मैंने टॉपर कॉपीज जो रेफर किया था वो था नेहा भोसले मैम का कॉपीज, उसके अलावा सृष्टि जैन देशमुख मैम के कॉपीज।
तो एंड धात्री रेड्डी मैम, इन तीनों के कॉपीज़ मैंने काफ़ी रेफ़र किया था, तो उसमें से मुझे थोड़े समझ में आए, जो भी आए, तो मैंने उसमें से डायग्राम्स ले लिए थे। डायग्राम्स सृष्टि जैन देशमुख मैम ने काफ़ी माइंड मैप्स अच्छे से बनाए थे, वो सब ले लिए थे, मैंने अपने नोट्स में डाला। तो सिमिलरली नेहा भोसले मैम के नोट्स भी है, जो बहुत वैल्यू एनरिचिंग है, तो मैंने सेकंड अटेम्प्ट में वो नोट्स बहुत रेफ़र करके अपने थिंकर्स हो या कॉन्सेप्ट्स हो, अगर फेमिनाइज़ेशन हो गया, री-संस्कृताइज़ेशन हो गया, दलिताइज़ेशन हो गया, ये काफ़ी मतलब कॉन्सेप्ट्स है सोशियोलॉजी के, मैंने जो उनके नोट्स से उठाए हैं। तो मतलब टॉपर कॉपी से नोट्स ये मैंने काफ़ी वैल्यू एनरिचमेंट किया है इन दोनों से। उसके बाद थर्ड अटेम्प्ट में आते-आते मैंने ये भी किया था कि इस बार टॉपर कॉपीज़ के अलावा मैंने फोरम एटीएस प्लस जो वैल्यू एडिशन की कोर्स थी मैंने वो भी लिया है। बट वही है कि 80-20 रूल अप्लाई करती है सोशियोलॉजी में कि आप 20% कर लो, आपको 80% मार्क्स आ जाएँगे, जो 280 के आस-पास होगा। बट आपको जो रेस्ट 80% कवर करना होगा, अगर आपको करना होगा, तो उसमें नंबर उतने ईज़िली नहीं बढ़ते। तो इस बार भी है जो जिन्होंने 310 वैसे नंबर लाए हैं, तो मतलब उन्होंने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क की है। तो उनकी स्ट्रैटेजी सोशियोलॉजी के लिए जानना बहुत इम्पोर्टेंट होगा, अगर आप मतलब उस लेवल का पढ़ाई आप देख रहे हो। मेरे हिसाब से 280 तक आने के लिए तो स्ट्रैटेजी सिंपल ही रहेगी। तो यही रहेगी कि आप कोर नोट्स बनाओ, रिवाइज़ करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ उससे और टॉपर के आंसर कॉपीज़ उठाओ, उनसे कंटेंट उठा के अपने नोट्स में डालो और आप टेस्ट लिखो। तो मैंने हर अटेम्प्ट में एटलीस्ट 8 टेस्ट लिखा था, तो ये है। इसके बाद एसे एसे तो मैं बहुत कम बात करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे लास्ट अटेम्प्ट में 85 मिले थे और इस बार 116 मिले। तो आप मुझसे पूछोगे कि मैंने डिफरेंटली क्या किया है, तो उसमें यही है कि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिव्यूज़ लिए हैं। जब 85 आया था उस अटेम्प्ट में उसके पहले अटेम्प्ट में मुझे 128 आए थे, तो मैंने ज़्यादा क्रिटिकली नहीं सोचा या मतलब ज़्यादा फीडबैक के बारे में नहीं सोचा। बट जब 85 के बाद मैंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज़्म लिया था कि कैसे मैं इम्प्रूव कर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो भी होता है बैचमेट से हो, सीनियर्स से हो, टॉपर से हो, थोड़े लोगों को कॉपीज़ भेज के कि प्लीज़ आप बताओ कि मैं कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो उन्होंने जो फीडबैक दिया था ये था कि आप माइंड मैप्स बनाओ थोड़ा कि टॉपर के कॉपी विक्रम ग्रेवाल सर के हो गए, तो इनके टॉपर इनकी एनालिसिस देखो आप वो फ्लो कैसे मैनेज कर रहे हो और क्या क्वेश्चन कर रहे हो एक टॉपिक को। कि काउंटर आइडिया लेके आ रहे हैं, आइडिया जो है वो कैसे मतलब ब्रॉड कर रहे हैं एट एन इंडिविजुअल लेवल, एट अ सोसाइटी लेवल, एट अ कम्युनिटी लेवल, एट इंडिया लेवल, एट एन इंटरनेशनल लेवल, मतलब कैसे स्लोली ब्रॉड कर रहे हैं एक आइडिया को आप किस-किस लेवल्स पे आप इंटरप्रेट कर सकते हो। तो वो इम्पोर्टेंट सी बात हो गई थी एस्से के लिए। तो मैं मानती हूँ कि यही प्रैक्टिस थी कि मैं 10 एस्सेज़ अच्छे से प्रैक्टिस करके, फीडबैक लेके, इम्प्रूव करके गई थी। बट ये नहीं बता सकती कि क्या एग्ज़ैक्टली वर्कआउट हो गया इस बार जो लास्ट टाइम वर्कआउट नहीं हुआ था। तो ब्रॉडली ये होता है इस पेपर तक का। एंड उसके बाद इंटरव्यू ब्रॉडली ही बता देती हूँ इंटरव्यू का। इंटरव्यू के टाइम बहुत गाइडेंस मिलता है, बट मेरे हिसाब से मेजर फोकस आपको कीवर्ड्स पे रहना चाहिए, जो यूपीएससी माँगती है लोगों से कि ये अ आपसे ये एक्सपेक्ट उम्मीद रहती है उसकी कि एक मेंटल कैलिबर आप दिखा पाए, मेंटल कैलिबर, इंटेलेक्चुअल क्वालिटीज, सोशल ट्रेट्स, इंटरेस्ट इन करंट अफेयर्स, मेंटल अलर्टनेस, बैलेंस ऑफ जजमेंट, क्लियर एंड लॉजिकल एक्सपोजिशन, वेराइटी एंड डेप्थ ऑफ इंटरेस्ट, एबिलिटी फॉर सोशल कोहेजन एंड इंटेलेक्चुअल मोरल इंटीग्रिटी। सो ये सिलेबस है इंटरव्यू का। तो आप जब इंटरव्यू जाते हैं आपको ये मल्टीपल बार आपको देखने चाहिए। तो इससे आपको एक बात समझ आती है कि जितना आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होती है उसी हिसाब से करंट अफेयर्स होती है। तो मैंने इस बार ऐसे नोट्स बनाया था जो 10 दिन के करंट अफेयर्स है, जो पूरा पॉलिटी से लेके पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसे मतलब जो भी करंट अफेयर्स थे उस 10-15 डेज़ के, तो मैंने उस पे नोट्स बनाया था। उसके अलावा डैप से भी बहुत नोट्स बनाया था। क्योंकि मेरी 2 सर्विसेज़ रही है आईसीएलएस, आईआरएस, उनसे क्वेश्चन्स 2 स्टेट्स मतलब मैं तेलंगाना से हूँ, मेरे मदर कर्नाटका, तो मतलब 2 स्टेट से क्वेश्चन्स। फिर उसके अलावा मेरी हॉबीज़ जो है बुक रीडिंग एंड कर्नाटिक म्यूज़िक, तो उन पे क्वेश्चन्स और इस बार मुझे गाना गाने भी बोल दिया था बोर्ड ने। तो मतलब ब्रॉडली डैप आपको कॉन्संट्रेट करनी ही चाहिए, बट करंट अफेयर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस रखिए क्योंकि वो कहीं न कहीं आपका जो है एप्टीट्यूड ऑफ अंडरस्टैंडिंग करंट अफेयर्स, एनालाइजिंग करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है 180 के अबव एनीथिंग स्कोर करने के लिए। 180 के ऊपर जो भी होती है वो फिर उस दिन का लक बहुत ज्यादा चल जाता है। तो ब्रॉडली ये तीनों स्टेजेस के स्ट्रैटेजी है। 1 मिनट बस मैं चेक करती हूँ और कुछ मैं ऐड कर सकती हूँ इसमें। तो एक और बात है जो मैं नॉर्मली सब एस्पिरेंट को रिकमेंड करती हूँ
ये है कि मैं सिलेबस कार्ड्स रखती हूँ। ओके, ये सिलेबस कार्ड है एसए का। एसए का सिलेबस होता है कीप क्लोज टू द सब्जेक्ट, अरेंज ऑर्डरली आइडियाज, राइट कंसाइजली, मार्क्स आर प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। सिमिलरली मैं हर बीट मेरी ऑप्शनल हो, जीएस हो, किसी भी हो, मैं ये कार्ड्स को हर दिन देखती थी। जो जब मेंस लिख रही हूँ वो 100 डेज में आपको ये सिलेबस याद हो जाने चाहिए। तो वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है एक एस्पिरेंट के लिए। ऑन अ लॉन्ग टर्म भी आप मतलब कार्ड्स आप सामने रखो अपने लिए, जैसे भी हो, बट हर दिन सिलेबस रिवाइज करो। आपको एटलीस्ट सिलेबस प्रॉपर तरीके से मगअप होना चाहिए। हर वर्ड ऑफ सिलेबस आप 100 वर्ड्स आपको लिखने आना चाहिए। उसके ऊपर आप वैल्यू एडिशन कर सकते हो, बट बेर मिनिमम आपको ये कर लेना चाहिए। तो ये हो गई मुझे जो बात आपको स्ट्रैटेजी के हिसाब से और मेरी जर्नी के हिसाब से आपको बोलना था। तो बट मैं डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ। एक ये है कि जो एक एस्पिरेंट को और एक ऑफिसर को लाइन जो डिमार्केट होता है वो काफी लक वाली फैक्टर है। सिक्स्थ अटेम्प्ट में इतना एफर्ट, मेरे से भी ज्यादा एफर्ट उन्होंने डाला है, बहुत ज्यादा पढ़ा भी है, बहुत एफर्ट डाले हैं, और इस साइड नहीं है। ये इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने एफर्ट नहीं डाला, उन्होंने काफी एफर्ट डाला, काफी नॉलेजेबल पीपल है, बट इट्स जस्ट उस मिनट में उनका लक नहीं चला, उनको इंटरव्यू में 149 आ गए। तो एक एग्जाम्पल है ये। बट काफी लोग हैं जो डिजर्विंग है और नहीं होते, तो ये लक वाली फैक्टर काफी इंपॉर्टेंट है। सो आप जब प्रिपेयर कर रहे हो आप ये भी ध्यान में रखो कि दिस इज एन एग्जाम ऑफ लक एंड दिस इज नॉट एन एग्जाम ऑफ योर आइडेंटिटी। ये एग्जाम आप आइडेंटिटी मत बनाओ। एंड सेकेंड थिंग, दिस इज एन एग्जाम। आप ये मत कीजिए कि यूपीएससी ही सब कुछ है। इट्स एन एग्जामिनेशन। आप एग्जामिनेशन की तरह आप स्ट्रेटेजाइज करो। और आप इसका सोचो कि ये एग्जाम है तो मैं कैसे बेटर कर सकता हूँ। बट ये जिंदगी मत बनाइए। और थर्ड फैक्टर ये है कि ग्लोरिफिकेशन, मुझे ग्लोरीफाई नहीं करना है ये एग्जाम को। एक एग्जाम ही एग्जाम है बस। एंड फोर्थ फैक्टर ये है कि मैं किसी कोचिंग या किसी कोर्स को मुझे एंडोर्स तो करना नहीं है। तो मैंने जो लिया है मुझे आप लोगों को बताना है। बट मेरी स्थिति जो रही है, मैं जॉब कर चुकी हूँ और पेरेंट्स भी मुझे मतलब काफी सपोर्ट किए, तो मुझे इन सब की प्रॉब्लम नहीं रही है। बट मैं समझती हूँ काफी एस्पिरेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो उस हिसाब से आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो। काफी टॉपर्स ने अपनी इकोनॉमिक सिचुएशन और उन्होंने कैसे हैंडल किया है वो भी बताया है। तो ऐसे स्ट्रैटेजीज आप एक बार देख सकते हो। मैं तो किसी कोर्स का रिकमेंड नहीं करती हूँ। बस यही डिस्क्लेमर मुझे डालना था। इससे मैं मेन पार्ट जो मुझे अपना जर्नी के बारे में बताना था वो मैंने वो खत्म कर दिया। मुझे बस अब क्वेश्चंस के आंसर्स देने हैं। तो आई थैंक यू फॉर पीपल जिन्होंने कंग्रेचुलेट किया है। ये काफी थैंक यू सो मच।